बच्चों, वेलकम टू आवर ऐप द उदय अकेडमी ऐप। मैं हूं चंचल और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज। लास्ट क्लास में हमने जस्ट डेमो लिया था कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर कंटेंट हमें पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो आपकी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपकी बुक के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 का जो है पार्ट टू में से ये जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर हम ओवरऑल बुक के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 9 है ये, ठीक है। तो देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर की कवरेज जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्योंकि इस चैप्टर की मैं आपको वेटेज बता देती हूँ। इस चैप्टर की वेटेज क्या है। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर है आपका मिनिमम 10 मार्क्स, कम से कम 10 नंबर का आएगा ही आएगा। ये चैप्टर आपका 10 नंबर का जरूर आना चाहिए, ठीक है, मतलब जरूर आएगा। तो आपको अपने 10 नंबर इस चैप्टर के अंदर पक्के कर लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 10 नंबर का अगर हम देखें तो कितना परसेंट बन रहा है आपके एग्जाम का। अगर हम 10% से देखें तो ये आपका 15 to 20% आपके पेपर की वेटेज रख रहा है, ठीक है। 15% नॉट अ इजी कि आप 15% अपने पेपर को बहुत अच्छे से कवर कर लें तो आपके 50% मार्क्स तो आज पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आज हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग ही समझनी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है, या फिर इसको आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या समझ आता है। नेक्स्ट आ जाएंगे कि इसके एम्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर आपकी दो चीजें कवर होती है। सबसे पहले होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और उसको बोलते हैं, नेक्स्ट होते हैं आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी को हम बोलते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया हुआ है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है और एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ये सारी चीजें अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, कौन से अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डीप में, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस, इसके बाद हमें पढ़ने हैं फाइनेंशियल डिसीजंस, ठीक है। इसके बाद हम कवर करने वाले हैं इसको। हम इसमें एक बात हल्का सा आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल डिसीजन में हम 3 तरीके के डिसीजन लेते हैं। हम मतलब कौन, जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा वो 3 तरीके के डिसीजन लेगा। सबसे पहले वो लेता है फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे पहले वो लेता है फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद वो लेता है इन्वेस्टिंग डिसीजन। उसके बाद लेता है वो डिविडेंड डिसीजन। ये सारे डिसीजन उसे लेने होते हैं। सारे भी हम डीप में पढ़ेंगे। मैं जस्ट इंट्रोडक्शन कंटेंट ऑफ चैप्टर बता रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आपके और क्या चैप्टर्स का और क्या कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं। उसके बाद आपका कवर होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। आपका कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि पहली इसका होएगा एक तो कि हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। और फिर इसी के अंदर आता है इंपॉर्टेंस के बाद आता है कि क्या क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग है। फैक्टर अफेक्टिंग ये आपका जब भी आएगा, ये आपका 6 मार्क्स में आएगा। 3 नंबर में भी आ सकता है, बट 6 मार्क्स में आने के इसके चांसेस जो है वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़नी है। उसके बाद हमें इसकी इंपॉर्टेंस पढ़नी है और इसके बाद हमें इसके फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ने हैं। फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि अगर कोई मैनेजर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके डिसीजन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको एक डिसीजन लेना है कि मुझे बिजनेस स्टडीज का क्रैश कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो आपके इस डिसीजन को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला रीजन होगा आपका कि क्या आपको 90+ स्कोर करना है। अगर आपको करना है यस तो आप मेरा कोर्स लोगे, अगर आपको नहीं करना जस्ट पास होना है तो आप नहीं लोगे।
सेकंड पॉइंट है क्या आप फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर सकते हो जितनी मेरी कोर्स की फीस है। अगर आप फाइनेंस आप देखो कि हमारे पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, तो ये सारे जो अगर आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी तो आप मेरा कोर्स लोगे, अगर नहीं है तो आप मेरा कोर्स नहीं लोगे। तो जैसे कोर्स लेना या ना लेना इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स बने हैं कौन कौन से दो बने हैं, पहली बात सक्सेस और दूसरी बात फाइनेंस। तो ऐसे ही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा लेना चाहिए इसके लिए भी क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। पेपर में बहुत बार रिपीट होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन जो होता है मेनी टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद इस चैप्टर का हम कंटेंट देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या आने वाला है, इसके बाद इसके अंदर आएगा आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आपको पता है आपकी जो कैपिटल होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो आपको ये दो तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट देखनी है कि जब हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होंगे, यानी कि इसके भी हमें मेन क्या पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन इन फैक्टर अफेक्टिंग क्या पढ़ना है, इसके फैक्टर्स हैं इन फैक्टर अफेक्टिंग। लेट मी चेक कि आपको ये विजिबल है या नहीं है। ओके तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे भी हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल, जब हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब भी हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि इस चैप्टर के अंदर मेन जो है वो आपके क्या है फैक्टर अफेक्टिंग जो है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हमें सबसे ज्यादा इस चैप्टर में पढ़नी है। आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है, इसको फटाफट से आपको नोट डाउन करना है। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर राइटिंग दिस, राइट इट। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इरेज कर देती हूँ इसको। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिया था, सबसे पहला टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ एफएम, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या था, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम दो टुकड़ों में करके समझते हैं, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इज रेफर्स टू फंड्स और मैनेजमेंट इट रेफर्स टू गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, डन बाय अदर्स। या फिर अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है अभी, इसको हम समझेंगे मैनेजमेंट की बुक में। तो यहाँ पर आप समझ लो टू अरेंज नहीं, यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर टू मैनेज, ठीक है। टू मैनेज यहाँ पर हमें देखना है फाइनेंशियल का मतलब होता है फंड्स और मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज, यानी कि टू मैनेज फंड्स इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू मैनेज फंड्स, टू मैनेज फंड्स इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फंड्स को मैनेज करने का मतलब क्या है,
तो यहाँ पर पैसों को मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये बोर्ड खरीदना है, ठीक है, मुझे ये बोर्ड परचेज करना है। तो इस बोर्ड को परचेज करने के लिए पहली बात तो ये बोर्ड में परचेज कर क्यों रही है, ये बोर्ड परचेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ट्यूशंस पढ़ाने हैं। क्या करते हैं, मुझे इससे ट्यूशंस पढ़ाने हैं। लेकिन ये बोर्ड खरीदने के लिए ना मेरे पास सोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम होगा टू अरेंज फंड्स। टू अरेंज फंड्स, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मेरा सबसे पहला काम होगा टू अरेंज फंड्स, कि मैं क्या करूं, मैं पैसों को अरेंज करूं। दूसरा काम मेरा क्या होगा, दूसरा काम होगा टू, अब मैंने अरेंज कर लिया, यानी कि अब मैंने अपने जहां से मुझे पैसे लेने थे, मम्मी से लेने थे या फिर मुझे किसी से उधार लेने थे, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पैसे अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद अब मुझे सोचना है कि मुझे बोर्ड खरीदूं या ना खरीदूं, तो इसको बोलते हैं टू इन्वेस्ट। क्या कहते हैं इसे, टू इन्वेस्ट फंड्स। ठीक है, क्या आ गया, टू इन्वेस्ट फंड्स। अब मैंने पैसे क्या कर दिए, बोर्ड में पैसे लगा के मैंने बोर्ड खरीद लिया। अब ये बोर्ड लगाने से क्या हुआ, मैंने इसमें बच्चों को पढ़ाया और मुझे अर्निंग हुई। ठीक है, मैंने इसमें बच्चों को पढ़ाया और मुझे अर्निंग हुई, तो ये था थर्ड। अब ये जो मुझे अर्निंग हुई है, इस अर्निंग को मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैंने किसी से उधार लेके ये बोर्ड खरीदा था, तो मुझे उसको क्या करना होगा, मुझे उसको, जो मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, तो उसने मुझे किसी इंटरेस्ट पे दिए होंगे, तो मैं उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे मैं उसको क्या दे सकती हूँ, इंटरेस्ट दे सकती हूँ। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि मुझे जिसने मेरे को ये पैसे उधार दिए हैं उनको वापस रीपे करना, तो ये भी किस में आ जाता है, टू डिस्ट्रीब्यूट अर्निंग्स। ठीक है, ये चीजें किस में आ जाती है, ये मैनेज में आ जाती है। यानी कि अगर मैं बोलूं डेफिनेशन की मीनिंग, तो डेफिनेशन क्या है, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट द मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स टू बी रिक्वायर्ड टू establish a new project, to establish a new activity for the purpose of the earning profit। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो जाती है। आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ये जो आपके नोट्स है, ये आपके नोट्स जो है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो गए हैं। तो आप नोट्स में जाके आपके टैब, जहां पर आपने वीडियोस देखी उसी के बराबर में टैब आ रही होगी नोट्स की, तो वहां पर आप ये नोट्स देख सकते हैं। इस नोट्स के अंदर सारी चीजें पता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ 30 डेज है, तो हम यहाँ पर इतना ज्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर डेफिनेशन को लिखें। ठीक है, तो हम जस्ट क्या कर लेते हैं, एक समझ लेते हैं, एक बार पढ़ देती हूँ मैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, Financial management includes those business activities that are concerned with acquisition. Acquisition का मतलब होता है arrange funds, acquisition and conservation of the capital funds, और हमें उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, and distribution of the earnings earned from that investments. ठीक है, that is called as financial management, and it is also called as, ठीक है, and it is also called as फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग है वो आप सेल्फ बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको याद ही करनी होगी, आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है कि फाइनेंशियल का मतलब होता है फंड्स और मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज फंड्स इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और क्या क्या मैनेज करना है आपको, कि पैसे अरेंज कैसे करने हैं, पैसे इन्वेस्ट कैसे करने हैं और पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने हैं। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ एफएम। ठीक है, अगर आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके फिर आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं आपको 30 सेकेंड्स दे देती हूँ, आप 30 सेकेंड्स के लिए इसको दोबारा से नोट करिए। चलिए, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एम्स पर। यानी कि हमें एफएम की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके एम्स क्या है। ठीक है, एम्स, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी एफएम। ठीक है, तो आपको इसके अंदर ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है, इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके सिर्फ 3 है। सबसे पहला होता है टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, दूसरा होता है टू रिड्यूस रिस्क। ठीक है, और थर्ड वन होता है आपका इफेक्टिव
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखनी है, बस आप तीन चीजें याद रख लीजिए। आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। लेट मी टेल यू कि आपका ये क्वेश्चन आया है सबसे पहले 2019 के सेट 1 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका 3 नंबर में आया हुआ है, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, उसके बाद ये है 2019 का सेट 1 का क्वेश्चन 3 नंबर में। अब 2019 के सेट 3 का क्वेश्चन नंबर है डिफाइन एफएम एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये क्या है? ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा बिजनेस स्टडीज होती क्या है? बिजनेस स्टडीज में ना आपको इतना ज्यादा भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टडीज में आप की पॉइंट्स लिख दोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपकी इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज आती है तो क्या जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना बड़ा आंसर लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है। लेकिन अगर ये पॉइंट्स होते तो आपको इनको डिफाइन भी करना पड़ता है, अंदर इनको समझाना भी पड़ता है। तो ये चीजें इसके अंदर नहीं है। इसमें आप सीधा ये 3 टॉपिक, ये 3 पॉइंट्स लेके आप 3 मार्क्स जो है अर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए। आई नीड 10 लाख रुपीज। ठीक है, अब मेरी एक तो है 3 तरीके से हम पैसा अरेंज कर सकते हैं। आपको ऐसे समझाती हूँ, हम 3 तरीके से पैसा अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास कि मैं शेयर, आपने 12th क्लास में पढ़ा है ना, शेयर कैपिटल। हो सकता है एक तो मैं किससे ले लूं, शेयर कैपिटल से पैसे ले लूं। ठीक है, यानी कि पब्लिक से पैसे मांग लूं। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या तो मैं पब्लिक से पैसे मांग सकती हूँ या फिर मैं किसी से उधार ले सकती हूँ। उधार लेने का मतलब क्या है, या तो मैं डिबेंचर से पैसे ले सकती हूँ या फिर मैं किसी से लोन ले सकती हूँ। ठीक है, और थर्ड होता है इन दोनों का मिक्सचर। यानी कि थोड़े पैसे में शेयर कैपिटल से ले लो, थोड़े पैसे में डिबेंचर से ले लो। अब देखो क्या होगा एक्चुअली में, मैंने जब शेयर और कैपिटल वालों से, यानी कि जब मैंने पब्लिक से पैसे मांगे 10 लाख रुपए, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो होगा 12%। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिबेंचर, जब मैंने डिबेंचर्स वालों से पैसे मांगे तो इन्होंने मुझसे क्या बोला, इन्होंने बोला ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, और मिक्स वालों का तो लगा लो 5 लाख हमने इससे लेने, 5 लाख हमने इससे लेने, तो रेट उसी हिसाब से हो जाएगा। तो मिनिमम हमें किससे पड़ रहा है, सबसे ज्यादा जो है, अगर मैं 5 लाख एट द रेट ऑफ 12% ले लूं और अगर मैं 5 लाख एट द रेट ऑफ 10% ले लूं, आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे कहाँ देना पड़ेगा और सबसे कम इंटरेस्ट मुझे कहाँ देना पड़ेगा। यानी कि रिटर्न, यहाँ पर हमें प्रॉफिट देना होगा 12%, यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट देना होगा 10%, और यहाँ पर मुझे 5 लाख पे देना होगा 12% और 5 लाख पे देना होगा 10%। आप साफ साफ समझ गए हो कि सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो इसकी है, हाई कॉस्ट है ना। सबसे ज्यादा कम कॉस्ट जो है वो इसकी है, और मीडियम कॉस्ट जो है वो किसकी है, मीडियम कॉस्ट इसकी है। ठीक है, मीडियम कॉस्ट इसकी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर, अब उसको ये देखना है कि मैं कौन सा वाला कैपिटल स्ट्रक्चर लूं, कहाँ से पैसे लूं। तो वो कहाँ से लेगा, जहां पर कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस। ठीक है, तो जहां पर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो इसको बोलते हैं टू। तो फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे पहला टारगेट ही क्या होगा कि भाई जहां से मैं पैसे ले रहा हूँ वहां पे कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वहां पर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं टू रिड्यूस रिस्क। अब देखो, आप एक चीज हमेशा याद रखना है एफएम में, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। यानी कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और आप जितना कम रिस्क लोगे उतना कम बेनिफिट मिलेगा। चेक करते हैं। ठीक है, देखो जब हम पब्लिक से पैसे लेते हैं तो अगर मान लो हमने पब्लिक से पैसे ले लिए और हमने जो प्रोजेक्ट सोचा था वो डूब गया,
ठीक है। तो जो शेयर कैपिटल होती है ना, वो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा लायबिलिटी इनकर नहीं कर सकते, वो हमें हमारे अगेंस्ट वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमारे पैसे डुबा दिए, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। शेयर कैपिटल में ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डिबेंचर या लोन ले रहे हैं तो वो हमारा घर बिकवाने तक की कैपेसिटी रखते हैं, वो कोर्ट में जाके हमारे पर्सनल असेट्स को बिकवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, अब मुझे आप बताओ कि सबसे ज्यादा रिस्क किसमें हुआ, सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है या सबसे ज्यादा रिस्क इसमें है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिस्क हमारा किसमें हो जाएगा, शेयर कैपिटल में हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक और फैक्टर होता है, इसका एक और फैक्टर होता है कि मान लो हमें इसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ रही है 10%, इसकी कॉस्ट जो है वो हमें ज्यादा पड़ रही है 12%। लेकिन आप एक चीज याद रखना कि क्या होता है, तो यहाँ पर अभी हम इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे हम। तो सबसे पहले आप देखो तो हमारा क्या होता है, हमें रिस्क कम से कम लेना होता है, हम अपने आप को बचा के चलते हैं, हम जो हमारी पर्सनल लायबिलिटी होती है उसको हम साइड रख के चलते हैं, बचा के चलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, थर्ड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अच्छा, अब जो मुझे 10 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, ये मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, इसका जो यूज है, इसका यूज मुझे ऑप्टिमम यूज करना है। क्या करना है, मुझे इसका ऑप्टिमम यूज करना है, यानी कि मुझे इसको फंड जो है वो ऐसी जगह लगाने हैं जहां से मुझे क्या हो, मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्या हो, मैक्सिमम रिटर्न मिले, मैक्सिमम रिटर्न, यानी कि यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए, यहां से मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसे रिकवर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर याद रखना है। 3 नंबर में कितने एम्स होते हैं, 3 होते हैं, टू रिड्यूस कॉस्ट, रिस्क और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। ये हमारा इतना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट आता है तो आप बेझिझक पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके या फिर कॉल करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और एक होते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम अदर ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लेना, आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखते हैं इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम पूरा नहीं लिख रही, मेरा यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने का मतलब है, मुझे आपको यहाँ पर सिर्फ समझाना है, ठीक है। अब लिखने का तरीका जो है वो आपको इन नोट्स में दिया गया है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स भी भेज दूंगी, अगर आपकी मैसेज वगैरह आप मुझे चैट में मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्टेड आंसर्स भी भेज दूंगी, बट अभी आपको इतना ही रखना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ आपको सिर्फ यहाँ पर समझने पे ध्यान देना, नोट करने पे ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट हो जाएगा टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। सबसे पहला, ठीक है, एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका सबसे पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपने मालिक का, अपने ओनर का जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना, यानी कि उसको इंक्रीज करना। और वो इंक्रीज कैसे होगी, जब वो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, जो उसके पास फंड्स, अवेलेबल फंड्स है, उनका जब वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी, यानी कि अच्छी जगह से वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से अच्छी रिटर्न लेगा। तो इसका जो ओनर है, यानी कि शेयर होल्डर्स को ही ओनर कहते हैं हम, शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो क्या हो जाएगी, उससे मैक्सिमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। उनको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, उनकी जो अर्निंग्स है वो भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन में हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारी वेल्थ बढ़े, और शॉर्ट टर्म में हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारा क्या हो, प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। तो प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म क्या होता है प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग रन क्या होता है हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या है, टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर या फिर टू ऑफ ओनर। नेक्स्ट आ जाता है अदर ऑब्जेक्टिव्स में आपका क्या है, सबसे पहले है
अदर ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? अदर ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव होते हैं which helps the primary objectives to be achieved, helps to achieve प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो हेल्प करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे सबसे पहला चल रहा है आपका इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होता है शेयर होल्डर की, जो ऑनर है उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज कब होगी? जब हम अपने 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम अपनी क्या करेंगे? 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बोलो मेरे साथ। सबसे पहले होता है टू अरेंज फंड्स को अरेंज करना। अब बताओ मुझे, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी, हमारे पास फंड्स ही नहीं है, तो हम ये काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अरे भाई हम तो अब फंड्स ही अरेंज नहीं कर पा रहे, तो हम उसको इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं आएगी, और अर्निंग नहीं आएगी तो अर्निंग नहीं आएगी तो हम शेयर होल्डर के फंड्स को, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है? इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। दूसरा, इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से होनी चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एफएम में, उसमें मैंने क्या बोला था? टू अरेंज फंड्स, टू इन्वेस्ट फंड्स और टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स। तो हम दूसरा वाले पे आ गए। दूसरा है हाउ टू इन्वेस्ट, यानी कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगी? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हमें उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। आपके पास 10, अभी तक मुझे जरूरत थी लेकिन अब मेरे पास अरेंज हो गए 10 लाख रुपए। अब मेरे पास 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस क्या है? एक है मेरी फ्रेंड 1, एक है फ्रेंड 2 और एक है फ्रेंड 3। ठीक है, फ्रेंड 1 ने बोला, देख दोस्त मैं तेरी कितनी अच्छी दोस्त हूँ ना, तो मुझे 10 लाख रुपए ना 5% इंटरेस्ट पे दे दे, मैं तेरी इतनी प्यारी दोस्त हूँ। उसके बाद फ्रेंड 2 ने कहा, अरे नहीं मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, देख मैं दोस्ती निभा रही हूँ, मैं तुझे 5 नहीं मैं तुझे 8% इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है, फ्रेंड 3 ने बोला, अरे ये दोनों तो छोटी हैं, मैं तेरे को दूंगी 10% का इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपका सजेशन क्या होगा? आप किसको पैसे दोगे? 10 लाख रुपए जो आपके पास है वो आप किसको दोगे? अब यहाँ पर दोस्ती नहीं निभानी आपको। ठीक है, कभी आप बोलो कि नहीं F1 मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको देने, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। F3 यानी कि फ्रेंड 3 जो है, आपको यहाँ पर अपने बारे में नहीं सोचना, अपने हिसाब से नहीं सोचना, आपको यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अच्छी रिटर्न कौन दे रहा है? सबसे अच्छी रिटर्न दे रही है आपकी बेस्ट फ्रेंड 3, यानी कि सच्ची दोस्त कौन है? आपकी थर्ड वाली बस सच्ची दोस्त है। ठीक है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मेंटेन इंश्योर क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स। अच्छा, हमने एफएम की डेफिनेशन में 3 स्टेजेस पढ़े थे, टू अरेंज फंड्स, टू इन्वेस्ट फंड और टू डिस्ट्रीब्यूट फंड्स। अब मेरे पास जो अर्निंग आई है, ठीक है, अब जो मेरे पास अर्निंग आई है, मैंने मान लो 10 लाख रुपए जब मैंने 10% पे लिए होंगे तो मुझे 1 लाख रुपए का मेरे पास इंटरेस्ट आया है। ठीक है, 1 लाख रुपए की मुझे अर्निंग हुई है। अब उस 1 लाख की अर्निंग को मैं पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं एज ए डिविडेंड, या फिर मैं उनको डिविडेंड ना देके मैं उसको अपने पास रिटेन कर लूं और मैं पब्लिक से कहूं कि मैं अभी इस पैसे को अपने पास रख रही हूं और आने वाले प्रोजेक्ट में मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये आपने ये बोला, तो इसको बोलते हैं, जब आपने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जब आप उसे बचा के रखते हो तो उसको बोलते हैं रिटेन करना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाता है, जब आप उसको रिटेन करते हो तो उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास कभी भी पैसे कम ना पड़ जाए। आप एक बिजनेसमैन और आपके पास पैसे नहीं है तो आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सबसे लास्ट काम क्या होता है कि इंश्योर क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स, क्या हमारे पास रिक्वायर्ड रिजर्व्स हैं, अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आपका पेपर में आएगा ही आएगा 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स में आ सकते हैं, या तो वो आपसे प्राइमरी पूछ लेगा, या फिर वो आपसे अदर पूछ लेगा, या फिर वो आपसे प्लेन पूछ लेगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ जाता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स से आ जाते हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो।
चलिए आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट पे आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है फाइनेंशियल डिसीजंस? फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर। अब ये वही डिसीजन है जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। जो 3 डिसीजन होते हैं ना, क्या होता है? सबसे पहले टू अरेंज फंड्स, है ना, अभी तक मैंने आपको ये सिखाया है। उसके बाद मैंने आपको बताया टू इन्वेस्ट फंड्स, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। ये पढ़ा अभी तक हमने। अब थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेते हैं, इन टॉपिक से नामकरण करते हैं। सबसे पहला जो एक मैनेजर को सबसे पहले डिसीजन लेना होता है वो होता है कि मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूं, ठीक है, मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूं, तो इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग, इसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसने जो पैसे अरेंज किए हैं, ठीक है, उसने जो पैसे अरेंज किए हैं, अब उस पैसे को उसे कहां पर लगाना है, यानी कि टू इन्वेस्ट, तो इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब उसने इन्वेस्ट किया और उसके पास अब रिटर्न आई है, यानी कि अगर उसने मान लो अभी हमने एग्जांपल लिया था 10 लाख रुपए को 10% के हिसाब से दिया है, तो उसका कितना अमाउंट बन रहा है? उसका बन रहा है आपका 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज को उसे क्या करना है? डिविडेंड डिसीजन, कि वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्या वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर उनको डिविडेंड ना देके अपने पास उस पैसे को रिजर्व कर ले, यानी कि रिटेन कर ले, तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। सबसे पहले हो जाता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा हो जाता है आपका डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या क्या आता है? आपके पास 3 तरीके के सोर्सेज होंगे पैसे अरेंज करने के, 2 तरीके के सोर्सेज होंगे, वैसे 3 होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। या तो आप शेयर कैपिटल से पैसे ले लो, ठीक है, या फिर आप डेब्ट से ले लो, या फिर आप क्या कर लो, दोनों का मिक्सचर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप इक्विटी से पैसे ले लो। अगर आप इक्विटी से पैसे लोगे तो आप रिटर्न में क्या दोगे उनको? आप उनको रिटर्न में क्या दोगे? आप उनको दोगे डिविडेंड। अगर आपने डेब्ट से पैसे लिए, अच्छा डेब्ट को हम लोन भी बोल सकते हैं, इसको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी बोल सकते हैं, हम इसको बैंक लोन भी बोल सकते हैं, सारी चीजें सेम है। अगर आप किसी से लोन लेते हो तो आप उसको रिटर्न में क्या दोगे? आप उसको रिटर्न में दोगे इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन में 2 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं। देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मान लीजिए आपकी कोई कपड़े बनाने की टेक्सटाइल फैक्ट्री, आपकी कोई टेक्सटाइल बिजनेस आपका कोई, तो टेक्सटाइल में आपको 2 तरीके की चीजें चाहिए होगी। मान लेते हैं आप एक रॉ कपड़े से, मतलब एक रफ कपड़ा है, ठीक है, एक मतलब सिंपल कपड़ा है, उससे आपको एक ड्रेस बनानी है, ठीक है। तो आपको 2 तरीके की चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले तो आपको अगर कपड़े तैयार करने हैं तो सबसे पहले तो आपको कपड़े चाहिए, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। और एक आपको चाहिए होगी मशीन, जिस मशीन से आप उसको सिल के क्या करोगे? उसको एक आप पहनने के कपड़ों में कन्वर्ट करोगे, यानी कि उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करोगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए क्या होता है, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म असेट्स, और जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म असेट्स। लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। जब हम लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग,
ठीक है। और जब हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ये किस लिए होती है? ये होती है लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इसको बोलते हैं शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन के अंदर आपके फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस पैसों को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना, यानी कि आपने जो इन लोगों से पैसे लिए थे इक्विटी वालों से, या तो आप इनको डिविडेंड दे दो, या फिर आप क्या कर लो, या फिर आप क्या कर लो, आप कर लो रिटेन, यानी कि आप डिस्ट्रीब्यूट ना करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। अगर आप पेपर में क्वेश्चन ये आता है और अगर आप ऐसा ट्री बना के आते हैं तो डेफिनेटली देखो जो फ्लो चार्ट की प्रेजेंटेशन होती है वो ज्यादा बेटर होती है। तो आप मेरे हिसाब से तो ये जरूर बना के आना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। अब हम थोड़ा इनके बारे में डीप पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ने वाले हैं। आप इसको नोट करो फटाफट, आप पोस्ट करके नोट कर लेना। मैं आपको नोट करने का टाइम अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो मैं अब आपको टाइम दूंगी, आप वीडियो पॉज करके और फिर आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन आते हैं सबसे पहले। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? सबसे पहला डिसीजन पढ़ रहे हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारा होता क्या है? टू अरेंज फंड्स, टू अरेंज फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट, एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे पैसों को अरेंज करना ही हमारा क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन। इसमें आपको पता है दो तरीके से पैसा अरेंज कर सकते हैं, या तो हम पब्लिक से मांग सकते हैं, यानी कि हम इक्विटी से पैसे ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं? डेट से पैसे ले सकते हैं, या फिर हम दोनों का मिक्स करके भी पैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमारी क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, यानी कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। सब तो अब हम इसके पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। अच्छा, आप एक चीज और याद रखना, मान लीजिए अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप ये टॉपिक दोबारा से देख सकते हैं। मैं आपके नंबर ऑफ व्यूज बढ़ा दूंगी, जिससे आप एक वीडियो को, मान लीजिए अगर आपको वापस नहीं समझ आ रही है तो आप दोबारा से उस वीडियो को चला के देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है और अगर फिर भी समझने के बाद, दोबारा समझने के बाद नहीं आ रहा, फिर आप मुझे सेपरेटली एक मैसेज कर देना, तो मैं उसके लिए आपको क्या करूंगी, मैं आपको उसको अलग से फिर दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। ऐसा ऐसा होने वाले नहीं, आपको समझ आ जाएगा। फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, सबसे पहले फैक्टर ऑफ फैक्टिंग देखते हैं। सबसे पहला है कॉस्ट। डिटेल मैंने नोट्स में दी हुई है, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट क्या होती है? देखो आप सोचो, फाइनेंसिंग डिसीजन, अब आप मुझे बताओ, आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो, कम कॉस्ट पे लोगे या ज्यादा कॉस्ट पे लोगे? गुड, हम किस पे लेंगे? कम कॉस्ट पे, यानी कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कॉस्ट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिस्क। चलिए बताइए, जब आप किसी से पैसा उधार लोगे तो आप क्या चाहोगे कि आपको रिस्क कम हो या फिर रिस्क ज्यादा हो? बिल्कुल सही सोचा, रिस्क कम, ठीक है। मिनिमम रिस्क होना चाहिए, मिनिमम रिस्क, रिस्क मिनिमम होना चाहिए। थर्ड आ जाते हैं कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन, ये आता है आपका सबसे पहले आता है आपका कैश फ्लो पोजीशन आपकी कैसी है। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, इन केस द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज गुड इनफ दैट इट कैन इजीली यूज बोरोड फंड्स एंड पे इंटरेस्ट ऑन टाइम। इन्होंने बोला है कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, आप बोरो कर सकते हो पैसे, यानी कि आप उधार लेने लायक हो। और अगर आप
कि लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप लोगों से पैसे ले लोगे और आप उनको बाद में इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, तो यानी कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है और आप कभी भी किसी से पैसा उधार नहीं ले सकते। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने में समर्थ हो। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप फिर पैसे लेने में आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाओगे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन देखो ये क्या है, देखो मान लेते हैं कि जो इक्विटी होती है, दो वो लेके चलते हैं, इक्विटी और एक होती है आपकी डेब्ट। जब आप इक्विटी वालों से पैसे लेते हो ना तो वो होते हैं अ काइंड ऑफ ऑनर। क्या होते हैं? अ काइंड ऑफ ऑनर। लेकिन ये हमारे लिए क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे लिए क्रेडिटर्स। ये हमारे लिए क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं। तो जब आप जितने, मान लो पहले सिर्फ 10 ऑनर थे, 10 बंदों ने बिजनेस पे पैसा लगा रखा था, तो कितने लोग कंट्रोल करेंगे उसको? 10 लोग। ऑनर ही तो कंट्रोल करता है बिजनेस को। लेकिन अगर आपने लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक से पैसा ले लिया, यानी कि अब 10 की जगह 100 लोग हो गए, तो अब कंट्रोल जो है वो कितने लोगों के हाथ में चला गया? वो 100 लोगों के हाथ में चला गया। यानी कि अगर आप कंट्रोल कंसिडरेशन को लिमिटेड रखना चाहते हो तो आप लोगे डेब्ट से पैसा, और अगर आप अपनी कंट्रोल कंसिडरेशंस को कंट्रोल में नहीं रखना चाहते तो आप किससे लोगे पैसा? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे लोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। पहले मैं आपको समझा देती हूँ फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? जो भी हमारा सिक्योरिटीज इशू करते समय, जैसे डिबेंचर अगर आप इशू कर रहे हो या फिर शेयर कैपिटल अगर आप इशू कर रहे हो, तो उसको इशू करते समय हमारे जो जो खर्चे होते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं? प्रोस्पेक्टस छपवाने का, इशूइंग का, इशू करने में जो हमारा एक्सपेंस हुआ, एडवर्टीजमेंट करने में जो हमारा एक्सपेंस हुआ, और हमारा अगर हमने कमीशन दिया, अंडरटेकिंग कमीशन दिया है तो उसके लिए भी हमारे जो खर्चे होते हैं, इशू से रिलेटेड जो खर्चे होंगे उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है, यानी कि अगर आपकी इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आपको क्या लेना चाहिए? डिबेंचर लेना चाहिए। अगर आपकी डिबेंचर में फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आपको कहां से पैसे उधार लेने चाहिए? इक्विटी से। यानी कि मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए? फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए, चाहे वो इक्विटी में है चाहे वो डेब्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है? ड्यूरिंग बूम फाइनेंस कैन इजीली बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स, बट ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड रेजिंग फाइनेंस ऑफ मीन डेब्ट इज इजी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, हमारी मार्केट के अंदर दो सिचुएशंस आते हैं। एक आता है रिसेशन और एक आता है रिसेशन, यानी कि एक आता है हमारा, एक आता है हमारा बूम और एक होता है हमारा, एक आता है हमारा बूम और एक आता है हमारा डिप्रेशन। जब बूम आता है तो हमारे लिए कहां से पैसा लेना अच्छा होता है? तब हमारा इक्विटी से पैसे लेना अच्छा होता है। लेकिन जब डिप्रेशन चल रहा होता है उस समय हमें डेब्ट से पैसे लेना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, डेब्ट से हमें ज्यादा पैसा लेने चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मार्केट में अगर बूम चल रहा है तो आप कहां से पैसे लोगे? इक्विटी से। अगर आपकी मार्केट के अंदर डिप्रेशन चल रहा है तो ये आप कहां से पैसे लोगे? आप लोगे डेब्ट से। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 एंड द लास्ट वन इज 7, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। नेक्स्ट आपका पीरियड ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आपका पीरियड ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या है? फॉर परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट इक्विटी शेयर्स मस्ट बी इशूड एंड दे आर नॉट टू बी पेड बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म मीडियम। इसको मैं आपको समझा रही थी, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए, पीरियड ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में करनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जब आपको क्या करनी है, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, तो आप पैसा कहां से लोगे? लॉन्ग टर्म से लोगे। ऐसा तो नहीं है ना आप अपने दोस्त से पैसे लेकर प्लांट एंड मशीनरी में लगा दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमेशा पैसे भी कहां से लोगे? अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म से ही पैसे अरेंज करोगे, और अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, यानी कि अगर आपको कैपिटल बजटिंग के लिए पैसा चाहिए तो आप किससे लोगे? लॉन्ग टर्म से। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो आप कहां से लोगे? शॉर्ट टर्म से। ये है पीरियड ऑफ फाइनेंस। इस नोट्स के अंदर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में लिखी हुई है,
आपको दिख रहा हो आई होप। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में लिखोगे, एक एक पॉइंट में देखो कितना कितना सारा लिखा हुआ है। बस मैं इसके अंदर का आपको लिखवा नहीं रही हूँ, वो मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, नोट्स आपके अपलोड हो गए हैं, आप वो नोट्स देख के फिर समझ सकते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको साथ साथ समझ आ रहा रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या थे, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। फटाफट से आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पॉज कर लेना आप इसको। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका नेक्स्ट डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपका क्या आ जाता है, हाउ टू इन्वेस्ट फंड्स टू गेट हाई रिटर्न, टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न, ऑप्टिमम रिटर्न। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है, या फिर हाउ हटा दो यहाँ पे पर, टू इन्वेस्ट फंड्स टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न। आपको ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना है जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपके पास 10 लाख रुपए और आपके 3 दोस्त हैं, एक बोल रही है कि हम आपको 5% इंटरेस्ट दोगे, एक बोल रही है 8%, एक बोल रही है 10%, तो आप किसको दोगे, आप दोगे 10% वाले को, ठीक है। तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए आ जाते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके सबसे पहले अगर मैं कंपोनेंट्स, अगर मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताऊं तो कंपोनेंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी है, 2 है, एक है कैपिटल बजटिंग और एक है आपकी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, एक है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल बजटिंग में क्या है आपका फैक्टर अफेक्टिंग है, थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि कैपिटल बजटिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं। कैपिटल बस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म फंड्स। आप कहीं लॉन्ग टर्म पैसा फंसाना चाहते हो, या आप कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहते हो, आप 10 साल के लिए किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके लिए फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या होंगे, यानी कि जब आप कहीं पे लॉन्ग टर्म पैसा फंसा रहे हो तो आपको कौन कौन सी पीछे बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली, सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी कैश फ्लो, आप जो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो उसको कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या है, क्या कैश फ्लो प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। यानी कि द सीरीज ऑफ द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी कंसीडर्ड एंड एनालाइज ऑफ द सिलेक्टेड बेस्ट प्रपोजल। इन्होंने बोला है कि मान लीजिए आपके 2 ऑफर्स आ रहे हैं आपके। एक ऑफर में आपकी जो फ्रेंड है, आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। आपकी जो एक फ्रेंड है, एक बोली कि मुझे पूरे 10 लाख रुपए चाहिए, एक ने बोला कि मुझे 12 लाख चाहिए और एक ने बोला कि मुझे 8 लाख चाहिए, ठीक है। तो आप कहां पर पैसे इन्वेस्ट करोगे, आप देखोगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वहां पर जो कैश का आउटफ्लो है वो तो कम होना चाहिए और जो इनफ्लो है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पैसे जाए तो कम लेकिन आए ज्यादा, ठीक है। तो जाएंगे कितने, 8 लाख और आएंगे ज्यादा, तो इसके लिए क्या बोलते हैं हम, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि आप ये देखोगे कि प्रोजेक्ट हमें ऐसा चूज करना है जहां से जब मैं पैसे दूं तो कम दूं और जब आए तो ज्यादा आए, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ रिटर्न। ये तो आपको पता है रेट ऑफ रिटर्न। अभी मैंने आपको फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था ना, एक 5% बोली थी, एक 8% बोली थी, एक 10% बोली थी, तो आप किसको पैसे दोगे, आप 10% वाले को दोगे। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब आपको क्या देखना है इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। सबसे पहले आपको देखना है द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, दीज इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जब भी आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप उसकी सारी चीजें देखो, यानी कि आप देखो कि आपको उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप देखो कि उससे कितना लॉस हो रहा है, उससे हमें कितना पैसा मिलने वाला है, उससे हमें कितना पैसा हमें, रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होगी, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना होगा। जैसे इसमें कुछ चीजें लिख देती हूँ, जैसे आपको देखना होगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट है,
आप देखो कि मुझे इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है ना। 3 प्रपोजल में से जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम होगा आप उससे, जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा होगा आप उसको पैसा दोगे, जो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा आप उसको पैसे दोगे। उसके बाद आ जाता है, आप एक को लिख लो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यानी कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जिसके पास होगा, यानी कि आपको कम पैसा देना पड़े और ज्यादा रिटर्न आए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैपिटल बजटिंग के लिए, ये था आपका कैपिटल बजटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो अच्छे से। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें हमारी किसमें आ जाती है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग में आ जाती है। अच्छा, ये जो कैपिटल बजटिंग के जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग है, ये सारे किसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग है, ये सारे ही इसके बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा ये कितने मार्क्स में आएगा, ये 3 मार्क्स में आएगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है और इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग क्या है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कैपिटल बजटिंग क्या है, इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग क्या है, तो यही लिखना है आपको। वर्किंग कैपिटल क्या है और इसके फैक्टर ऑफ एक्टिंग क्या है, ये सारी चीजें आपको सेम आएगी, बस आपको देखना होगा वर्किंग कैपिटल के हिसाब से इसकी डेफिनेशन चेंज करनी है। कैपिटल जैसे मैं आपको लॉन्ग टर्म में बोला है, ऐसे ही आप वर्किंग कैपिटल में लिख के चलोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट आ जाती हूँ आपके डिविडेंड डिसीजन पे। डिविडेंड डिसीजन हमारा लास्ट डिविडेंड फाइनेंशियल डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। डिविडेंड डिसीजन, थर्ड डिसीजन है आपका, थर्ड एंड लास्ट डिसीजन है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में मैंने क्या बोला था, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग्स। ठीक है, अर्निंग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको क्या देता है, डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर डिस्ट्रीब्यूट मत करो, उसको रिटेन करो। ठीक है, तो इसके हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। इसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। सबसे पहला पढ़ते हैं, सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला है अर्निंग। सबसे पहला क्या है, अर्निंग। देखो, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है, आपको पता है कि अभी भी अर्निंग हो गई, आगे भी अर्निंग हो जाएगी, तो आप क्या कर दोगे, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अर्निंग कम है, हमें पैसा बचा के रखना चाहिए, जैसे मम्मी करती है ना, ज्यादा पैसे होते हैं तो मम्मी तुम्हें कपड़े भी दिलवा देती है, तुम्हें पॉकेट मनी भी अच्छी खासी मोटी मोटी ताजा मिल जाती है। लेकिन जब पैसे कम होते हैं, जैसे भी लॉकडाउन में अर्निंग कम है, तो मम्मी आपको मोटा मोटा माल नहीं दे रही है, यानी कि बहुत बचत चल रही है घर में, है ना। तो जब अर्निंग कम होती है तो मम्मी क्या करके रखती है, मम्मी रिटेन करके रखती है। और जब मम्मी के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं तो मम्मी हमें क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारा अर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरे में आ जाते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या होता है कि आपको अपने डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो स्टेबल रखना है, यानी कि ऐसा नहीं है कभी आपने डिविडेंड जो था 5% दे दिया, अब ज्यादा अर्निंग हो गई तो तुमने 5 से डायरेक्ट क्या कर दिया, 15% डिविडेंड कर दिया। फिर अर्निंग डाउन हो गई तो तुमने डिविडेंड देना बिल्कुल ही कम कर दिया। तो ऐसे क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अनसर्टेन रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, जो आपके शेयर होल्डर्स है वो टूट जाते हैं, यानी कि वो आपके शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी इन डिविडेंड रेट। आपको डिविडेंड का जो रेट है वो आगे पीछे मतलब स्टेबल रखने की कोशिश कर रही है, 1-8% आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको स्टेबल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपका ग्रोथ एस्पेक्ट्स। सबसे आसान आपका यही वाला टॉपिक है डिविडेंड का, ग्रोथ एस्पेक्ट्स।
अगर आपको लगता है कि आप आगे जाके आपके आगे आपको नया प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, आपको नया प्रोजेक्ट करना है, नया प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि ग्रोथ करने के एस्पेक्ट है, ग्रोथ करने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप रिटेन करके रखोगे। लेकिन अगर आपको रहेगा कि नहीं हमें अभी ग्रोथ नहीं करनी, अभी हमें कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, आसान है काफी ज्यादा, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आपको आती है तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, आपके पास कैश है, तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, फंड्स को क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, सॉरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, कैश ही नहीं है आपके पास, तो आप रिटेन करके रखोगे। क्या करके रखोगे, रिटेन करके रखोगे, यानी कि बचा कर रखोगे। ठीक है, सारा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस ऑफ, बहुत प्यारा पॉइंट है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, देखो इसके अंदर क्या है, प्रेफरेंस का मतलब है शेयर होल्डर क्या चाहते हैं। अगर आपके शेयर होल्डर चाहते हैं कि आप उनके पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, तो आप वो कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए अभी, आप मेरे पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। तो कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो अपने पैसे इन्वेस्ट करके रखो, आप मेरे पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में लगा दो, तो यानी कि आप उसे क्या करोगे, रिटेन करके रखोगे। लेकिन अगर शेयर होल्डर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे तो अपना डिविडेंड चाहिए, मुझे तो अपना डिविडेंड चाहिए, तो आप क्या कर दोगे, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ, नेक्स्ट है टैक्सेशन, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या होता है, आपका ना टैक्स लगता है, जब भी आप डिविडेंड पे करते हो ना, तो आपको वो टैक्स लगता है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि a company is required to pay dividend declared by it, देखो क्या है, जब भी क्या होता है आपको एक डीडीटी देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या होता है, डीडीटी, डीडीटी, ठीक है, इसको सीडीटी भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, और इसी को हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये क्या होता है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। तो अगर डीडीटी का रेट जो है, अगर डीडीटी का रेट अगर ज्यादा है, तो आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आपको टैक्स देना पड़ेगा तो आप क्या सोचोगे, यार डिस्ट्रीब्यूट क्यों करूं मैं, इससे अच्छा मैं रिटेन ना कर लूं। तो जब रेट ज्यादा होता है तो आप इसको क्या कर लेते हो, रिटेन कर देते हो। लेकिन अगर डीडीटी का रेट कम होता है तो आप क्या कर देते हो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ, नेक्स्ट आपका इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इशू ऑफ बोनस शेयर्स में क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट उनके जो शेयर्स होते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स में वो क्या करती है कि जैसे मान लो उनके पास ना कैश नहीं है देने के लिए, ठीक है, उनके पास कैश नहीं है, और वो अपने जो अमाउंट है जो रिटेन अर्निंग से उनको सेव करके रखना चाहती है, तो वो क्या करती है, जब उन्हें उनको डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना है बट उन्हें कैश भी नहीं देना, तो वो क्या करती है, वो बोनस शेयर्स इशू कर देती है। क्या कर देती है, बोनस शेयर्स इशू कर देती है, यानी कि वो आपको आपके डिविडेंड के बदले में आपको बोनस शेयर्स दे देंगी, जिससे आपका जिससे शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी भी सेटिस्फैक्शन हो जाती है और कंपनी के पास भी अर्निंग्स जो है वो रिटेन होकर रह जाती है। ठीक है, कंपनीज विद लार्ज रिजर्व्स में आल्सो डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर टू इंक्रीज देयर कैपिटल बेस एज इट सिग्निफाइज ग्रोथ ऑफ द कैपिटल एंड चांसेस रेपुटेशन। क्या होता है कि जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स देती है ना, तो कंपनी के रेपुटेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अरे इस कंपनी के पास इतना सारा कैपिटल है, क्योंकि शेयर्स इशू करने से क्या होता है कि आपके कैपिटल बेस बढ़ जाता है, यानी कि कैपिटल ये होती है कि आपकी कैपिटल बढ़ गई, तो इससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट है आपका लीगल कॉन्फ्रेंस, लीगल इंटरवेंशन पढ़ लेते हैं इसको, लीगल इंटरवेंशन, इंटरवेंशंस, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो आपको क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है। आप गवर्नमेंट की रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज के बियॉन्ड नहीं जा सकते, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर चलना होगा। अगर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को इतना, कम से कम इतना डिविडेंड तो देना ही होगा, तो आपको उतना डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आपको निर्धारित कर दिया कि आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को इतना रेट ऑफ रिटर्न देना है, तो आपको वो रेट ऑफ रिटर्न देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, लास्ट डिविडेंड डिसीजन का, कि डिविडेंड डिसीजन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर अभी ये क्लास हमारी बहुत छोटी हो गई है, ठीक है, इसके अलावा आगे की क्लासेस हमारी थोड़ी बड़ी बड़ी रहने वाली है। इसमें मैं आपको आज के क्वेश्चंस करा देती हूँ। मैंने आपको आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करा दिए। सबसे पहले हमने आपको कराया था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने आपको एम्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराया था। उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट कराया था, जिसके अंदर हमारे दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद मैंने आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया है डिविडेंड डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में 3 तरीके के डिसीजन पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद हमने उसके फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़े हैं। तो आज का हमारा बहुत अच्छा एरिया कवर हो गया। ये मान के चलिए आपका 6 नंबर पूरे हो गए यहाँ तक। 6 नंबर आज हमने कवर कर लिए आज की क्लास में। मैं आपको कुछ लास्ट ईयर में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। क्वेश्चन 2019 का सेट 1 का क्वेश्चन आया है 3 नंबर में, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। 2019 के सेट 3 में आया है डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजंस दैट डिटरमाइन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटेन इन बिजनेस। ये क्वेश्चन आया है इससे। इन्होंने बोला है कि ऐसे कोई भी 6 फैक्टर्स बता दो जो हमें, यानी कि मैंने आपको कितने लिखवाए हैं 8, और इन्होंने सिर्फ कितने पूछे हैं 6। तो इन्होंने पूछे हैं कि आप ऐसे कोई भी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग बता दो जो डिविडेंड डिसीजन में हमें बताते हो कि हमें इस प्रॉफिट को रिटेन करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बताओ भाई, 2019 में अगर आप होते तो आपको 6 नंबर मिल गए होते हैं, लेकिन अभी भी मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आया था 6 नंबर में। नेक्स्ट आया आपका डिटरमाइन, ये आपका उसका है कैपिटल स्ट्रक्चर का है, डिपेंड्स ऑन द, हाँ ये आपका उसका है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, हाँ ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक्सप्लेन 6 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन 3 मेजर डिसीजन दैट फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक व्हाइल परफॉर्मिंग द फाइनेंस फंक्शन। अब देखो, ये अभी जो मैंने आपको ट्री बना के दिखाया था, मैंने आपको बोला था कि अगर आप पेपर में ये ट्री बना के आ जाते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ट्री बनाने का मतलब ये नहीं कि ट्री बना के आपकी खत्म, ट्री बनाने के बाद आपको उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करना है, जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन आया कि वो 3 मेजर डिसीजंस डिफाइन करो जो एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग फाइनेंस फंक्शन। तो आप लिख लोगे ना मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। बस उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है आपको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये आपका सारे 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सेट 1, 2, 3, इन तीनों सेट में आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एंटरप्राइज डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, एक्सप्लेन एनी 6। इन्होंने बोला है कि आपके जो फाइनेंशियल, आपको इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फैक्टर अफेक्टिंग बताने हैं 6। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, वो आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे समझनी होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिक्स कैपिटल से रिलेटेड है, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेस कैसे रहने वाली है। ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में या तो मैं कोशिश करूंगी आपको उसी क्लास में केस स्टडीज करा दूं, और मैं आपको केस स्टडीज की भी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। नोट्स तो आपके उस पर अपलोड हो गए हैं, आपको पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगी। और जब भी आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको अपनी पीडीएफ जो है वो अपने साथ रखनी है, साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको पता ही, अब हमारे ज्यादा टॉपिक नहीं रह गए हैं। एक हमारा रह गया फाइनेंशियल प्लानिंग, एक रह गया फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक रह गया हमारा कैपिटल टाइप्स ऑफ कैपिटल और फैक्टर अफेक्टिंग। इसके बस ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है कल की हमारी, फिर भी 1 घंटे के हमारे कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और बाकी केस स्टडीज वगैरह भी करेंगे हम। और इसके बाद आपके में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसका रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपके एमसीक्यूज, 1 वर्ड आंसर, सारी चीजें होंगी उसके अंदर, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे समझ आया है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं।
और अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें उससे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके बोल सकते हो, या फिर आप साइड में जाओगे, जो साइड में 3 डॉट्स होती है ना, वहां पर कॉन्टैक्ट अस का आ रहा है, उस पर टैप करके आप हमें उससे कॉल कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके साथ है। और तब तक बस अगली क्लास में आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप आओ तो 10 मिनट इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। और नोट्स भी पढ़ लेना, जो नोट्स मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा है वो नोट्स भी जरूर पढ़ने आपको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।